इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 8। आज हम इसमें पढ़ाने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डालते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field. Torque on electric dipole in uniform electric field. इसमें इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉर्क क्या होता है। ये 11th में हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे में। तो अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क किसी बॉडी पर अगर अप्लाई करते हैं, मतलब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करें और फोर्स अप्लाइड करने से अगर बॉडी रोटेट करती है, रोटेटिंग इफेक्ट डेवलप होता है, बॉडी घूमती है, तो उस इफेक्ट का नाम होता है, रोटेटिंग इफेक्ट का नाम होता है टॉर्क। ठीक है, अब ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या था और क्या पॉइंट थे, कंसेप्ट था, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 11th हमने जब पढ़ाया था, तो अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जरा शुरुआत करते हैं। देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला था, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह दो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स multiplied by perpendicular distance between line of action of two forces. Torque is equal to magnitude of force multiplied by perpendicular, important word है perpendicular distance between line of action of two forces. line of action of two forces, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम टॉर्क। ये देखो टॉर्क का फॉर्मूला था। थोड़ा सा और बताएं तो देखो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ कितने फोर्सेस की बात कर रहा है, टू फोर्सेस की। तो अगर एक कोई बॉडी है जैसे, इस बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पर, एक ही बॉडी के टू डिफरेंट पॉइंट पर टू फोर्सेस लगे। कितने फोर्सेस लगे? दो फोर्स लगे। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सपोज कर लेते हैं सेम, मैग्नीट्यूड सेम है ना, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम, और डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मींस एंटी पैरेलल है, और एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं, एक ही बॉडी के टू डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये बॉडी पर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? बॉडी को में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा दैट मींस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। इसमें वर्ड आया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? तो देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात करें कि अगर कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी लाइन को बोलते हैं हम, अगर फोर्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। एक पॉइंट, अगर हमने कोई बॉडी पर फोर्स ऐसे लग रहा होता, ऐसे, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करनी है, तो फोर्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस वाले फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन। तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, ये आप दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लीजिए। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री 90 डिग्री। इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट कर लेते हैं r, तो ये तो देखो इस डायग्राम के इस बॉडी पे जो टॉर्क लगेगा वो ये, इतने टॉर्क से ये बॉडी घूमेगी, रोटेट करेगी। तो टॉर्क किसी बॉडी में, नेट टॉर्क किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि नेट फोर्स किसी बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, अगर किसी बॉडी में नेट टॉर्क लग रहा है तो वो बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर दोनों लग रहे हैं, नेट फोर्स भी लग रहा है, नेट टॉर्क भी लग रहा है, तो वो बॉडी रोटेशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी, साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगी। नेट फोर्स की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगी। लेकिन अगर केवल नेट टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉडी केवल अपने ही प्लेस पर रोटेट करेगी, लेकिन मूव नहीं करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। एक ही जगह पर ये बॉडी क्या करती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी। अगर नेट फोर्स 0 है तो, और टॉर्क लग रहा है तो ऐसे घूमती रहेगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक पॉइंट बोलता हूँ बहुत ही अच्छा टॉर्क के लिए। हम डायग्राम को देख के ही बता देंगे कि टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा। कैसे सर? एक वर्ड पॉइंट जरा सुनो, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर डिफरेंट है, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर वो कैसे हैं, डिफरेंट है, तो उस बॉडी पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस बॉडी पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क 0 नहीं होगा। और दूसरा, अगर इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, दोनों फोर्सेस के सेम है, तो टॉर्क 0 होगा, तो टॉर्क 0 होगा। सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एक बार और बता देते हैं, यहाँ ध्यान दें अच्छी तरीके से सुनो। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, मान लो एक ये बॉडी है, इस पर एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, और इस तरह से लगे हुए हैं। तो एक बात बताओ, इन दोनों फोर्सों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है या सेम है? तो मैं कहता हूँ कि बना के देख लेते हैं। तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, तो दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। दैट मींस दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इस वाले केस में टॉर्क होगा। कितना टॉर्क होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, मान लो ये R1, तो यहाँ कितना आ जाएगा R1, तो कितना टॉर्क हो गया, T1 इज इक्वल टू F इंटू R1। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। अगर अभी कोई बॉडी के द्वारा से, ये कोई बॉडी, इस पे फोर्स लग रहा है आपका ऐसे F, और यहाँ पे मैंने दूसरा फोर्स लगा दिया है। एक ही बॉडी के अभी भी दो डिफरेंट पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन अभी भी डिफरेंट है, और दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इसमें भी टॉर्क 0 नहीं होगा। कितना होगा? तो इसकी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है R2, तो टॉय इज इक्वल टू होगा, फोर्स तो F ही है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 है। ये तो टॉर्क कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे R1 ज़्यादा है R2 से, ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम हो गया। R1 ज़्यादा R2 से, तो T1 भी ज़्यादा T2 से। इसमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हुआ, इसमें टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा। थर्ड केस, अगर इसी बॉडी के ऐसे फोर्स लगा दें, एक F ऐसे और एक ऐसे, दोनों है ना, ऐसे लगा दिया। अब बताओ इस बॉडी पर कितना टॉर्क होगा? तो मैंने कहा इसकी लाइन ऑफ एक्शन चेक करते हैं। तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाए, तो ये फोर्स के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाए तब भी यही आएगी। तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन बन रही है, दो बन रही है, एक। तो दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कैसी हैं, सेम।
तो इस वाले केस में टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो क्यों है? बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसी है? एज से, एज से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, इसीलिए टॉर्क जीरो है। सर ये समझ में नहीं आया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होने से टॉर्क जीरो कैसा हो गया? तो देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होने से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस जीरो हो गई। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आर जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। सॉरी आया? सर कैसे? तो जरा सोचो, अगर एक बॉडी पर ये फोर्स लग रहा था एफ ये रहा, और एक फोर्स लग रहा था ये, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा ऊपर ले आए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे इसमें थोड़ा सा गैप कम कर दिया हमने, दिख रहा है? इसको ऊपर ले आए तो इस वाले केस में सेपरेशन कम हो गई। तो जैसे जैसे हम इसको पास ला रहे हैं, ऐसे देखो ऐसे 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 पास लेकर आ रहे हैं, तो सेपरेशन कम हो चली जा रही है, आर कम हो जा रहा है। और जैसे ही ये दोनों ऐसे आ जाएंगी ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये थी इन दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस है ये वाली, ये जैसे ही ऐसे हो जाएंगे तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? जीरो। तो जैसे ये ऐसे हुए तो दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई एक ही, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम हुई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस जीरो हो गई। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस जीरो हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होने से टॉर्क जीरो कैसे होगा? क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो टॉर्क के बारे में कम से कम ये पॉइंट मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है? फिर ठीक है, आगे टॉपिक देखते हैं हम, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये पढ़ रहे थे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट an electric dipole, let an electric dipole is put in a uniform external uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। लैट किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे रखा है हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर आगे लिख लें, द डाइपोल मोमेंट मेक एन एंगल, द डाइपोल मोमेंट एंड लिख ले, एंड यहाँ पे, एंड डाइपोल मोमेंट मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसका डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो देखो इसको हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना चाहिए। तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते समझ में आता है? सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, और सबसे बड़ी बात है इक्वी डिस्टेंसेस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें एक डाइपोल प्लेस कर लें। तो देखो ये डाइपोल मैंने प्लेस कर लिया, ये प्लस के क्यू चार्ज और ये माइनस के क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखिएगा। जैसा कि मैंने लेट किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस तरह से रखें कि उसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सारी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन बना लेते हैं, ये पी डाइपोल मूवमेंट पी।
ये इससे कितना एंगल बना रहा है, पी के टेल और ई के टेल के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ थीटा का नेम क्या है, थीटा पे ध्यान रखना आप, यहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन पी एंड ई, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल। कभी भी देखो किसी भी फॉर्मूले में थीटा आता है तो उस थीटा का नाम याद होना चाहिए। थीटा की जगह पर हम कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, बट नेम जो होगा इस आर्टिकल में वो थीटा का नेम रखा हमने पी एंड ई के बिटवीन एंगल। तो नेम पर कॉन्सेंट्रेट किया करो आप, ठीक है। तो टेल टू टेल एंगल लिया, तो जैसा कि हमने लेट किया है वैसे हमें बना लिया। आप सोचते हैं कि टॉर्क कैसे निकालें हम, तो सबसे पहले था टॉर्क लगने के लिए किसी बॉडी पर या किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर उस पर फोर्स लगना चाहिए, है ना। तो देखो ये +2 चार्ज पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो मैंने पीछे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया है कि कोई भी चार्ज, देखो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चार्ज पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पर लगेगा या नहीं लगेगा ये कैसे पता लगाएं। तो अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है। तो ये बताओ ये वाला चार्ज क्या दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है क्या? हाँ, ये रहा, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये चार्ज प्लेस्ड है तो इस पर फोर्स लगेगा। ऐसे ये वाला चार्ज भी किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, है ना। और ये दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स की वैल्यू याद है, ए बराबर ये वाला चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स की वैल्यू होगी ए बराबर क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, जरा समझिए। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ए बराबर क्यू ई। इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है और ये चार्ज किस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग ई, या डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। समझ में आया। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स देखें, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस के क्यू चार्ज ए बराबर इस पर भी कितना लगेगा, क्यू भी। मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे जो क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं, तो चार्ज का साइन नहीं पुट करेंगे, ये चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो ये क्यू इंटू पी। लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पर जो फोर्स लगाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो ये तो इस डाइपोल पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक एफ ये ए। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो एक ही डाइपोल पर जब 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई और ई। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, तो ई की वैल्यू डिफरेंट होने से फोर्स के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम तो किस केस में पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए बराबर क्यू ई माइनस ए क्यू। भाई एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स लेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेट कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट करके। तो सबट्रैक्ट कर दिया तो नेट फोर्स कितना आया, 0।
तो डाइपोल पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, लेकिन कब? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। अगर नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये तो अगर नेट फोर्स डाइपोल पर 0 है तो क्या डाइपोल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा? तो ये डाइपोल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स किसी बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन नेट फोर्स ही 0 है, और नेट फोर्स 0 है तो बॉडी ये डाइपोल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। लेकिन कब नहीं करेगा? जब ये किसमें प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड फिर मैं अपने द्वारा से बोल रहा हूँ, इसको भूल जाओगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या अब ये चेक करें कि इस डाइपोल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, इस डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है। तो हम देखें टॉर्क के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये चेक कर लो। तो दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन बना लो। तो देखो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन मैंने बनाई ये, इस फोर्स की मैंने लाइन ऑफ एक्शन बनाई ये। तो देखो इस वाले पॉइंट को मैंने इस वाले पॉइंट जहां ये चार्ज क्यू रखा है ये बी मान लिया, ये वाला ए मान लिया, है ना। तो दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है या सेम है? तो दोनों लाइन फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, है ना, जैसा कि अभी मैं पीछे आपको समझाया। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अगर हम टॉर्क निकालना चाहें, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखो, है ना। तो कितना टॉर्क होगा भाई? तो टॉय इज इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कह दो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कह दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कह दो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कह दो। तो टॉय इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ और एफ, तो कोई सा भी पुट कर लो, एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैंने आपको पीछे बताया था अगर फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है तो इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन आप ऐसे भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस लाइन की और इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी यही वाली तो है। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बिटवीन, ये वाली। तो इस वाले पॉइंट पर मैंने सी लेट कर दिया, तो क्या लिखना चाहिए? बी इंटू सी। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो यही तो हो गई दोनों फोर्सेस की, इस लाइन की और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाली तो है। सर ये डिस्टेंस हमें मालूम तो है नहीं, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया पहले आपको? देखो ट्राइंगल आपको एबीसी दिख रहा है, ट्राइंगल यहाँ पे देता हूँ, ट्राइंगल एबीसी आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल एबीसी। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और साइन ट्राइंगल, इसमें इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई? बीसी, और हाइपोटेन्यूस साइड हो गई एबी। तो हमें बीसी निकालना है, समझ में आया? तो BC इज इक्वल टू आ गया AB, BC इज इक्वल टू आ गया AB साइन थीटा। और AB की वैल्यू कितनी है भाई? AB की वैल्यू है 12 साइन थीटा। सर 12 क्यों? याद नहीं आपको? एक माइनस के क्यू और प्लस के क्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन हम कितनी मानते हैं? 12। माइनस के क्यू और प्लस के क्यू के बीच की सेक्शन को कितना मानते थे हम? 12। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? 12 कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड, तो हमने स्टैंडर्ड 12 लेट कर ली। तो BC की वैल्यू हो गई 12। तो यहाँ देखो F की वैल्यू कितनी है आपकी? QE, तो QE रख दें। और BC की वैल्यू कितनी है? 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे 12 साइन थीटा पुट कर दें, ऐसे।
ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है आपको? डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता था? Q मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन माइनस के Q एंड प्लस के Q। माइनस के Q और प्लस Q के बीच की सेपरेशन पूरा ये डायपोल मोमेंट P। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो Q इंटू 12 की जगह पर हम लिख सकते हैं आपका क्या? डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। और डायपोल मोमेंट लिखें तो टॉय की वैल्यू कितनी होगी भाई? टॉय इज इक्वल टू PE साइन थीटा। देखो इतना टॉर्क लग रहा है हमारा इस इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। टॉय इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये डेरिवेशन हो गया टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और नेट फोर्स कितना होगा डायपोल पर? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स नहीं, फोर्स तो लग रहा है डायपोल पर, फोर्स लग रहा है नहीं, ये फोर्स लग रहा है डायपोल पर, ये फोर्स लग रहा है डायपोल पर नेट कितना है? 0 है। लेकिन केस किस में? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस डायपोल पर नेट फोर्स जो लगेगा डायपोल पर वो 0 होगा और वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कितना? टॉय बराबर PE साइन थीटा। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे जरा समझें। इसे डाल देता हूं। ठीक है, देखो मैं डायग्राम बना लेता हूं एक बार और। ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, और इसमें आपका डायपोल रखा था, ये प्लस के Q चार्ज और ये माइनस के Q चार्ज। इस पर फोर्स लग रहा था ऐसे और इस पर फोर्स लग रहा था ऐसे। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके बीच में ये एंगल था, ठीक है। ये तो डायग्राम था। तो इस वाले केस में हमने टॉर्क निकाला, टॉय इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। देखो इससे पहले हम इसका वेक्टर फॉर्म के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लेते हैं और टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन पूछे कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। जैसे वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, वेक्टर फॉर्म टॉर्क की जिसे लिखते हैं टॉय वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E, बीच में क्रॉस आएगा, डॉट नहीं आता। तो आपने पढ़ा हुआ कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 11th में तो हम पढ़ते थे AB साइन थीटा पढ़ते थे और साथ में n कैप आता था। ऐसे ही अगर हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर पढ़ते थे तो आता था AB cos थीटा। तो cos थीटा आए तो डॉट आता है, साइन थीटा आए तो क्रॉस आता है। तो हमने क्या लगाया है? क्रॉस लगाया, ठीक है। टॉय वेक्टर इज इक्वल टू PE साइन थीटा, क्लियर है। लेकिन अगर इस A क्रॉस B का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखते थे ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे, तो इसे लिखते थे n कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो AB साइन थीटा n कैप इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो ये 1। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में n कैप नहीं आता, तो ये मैग्नीट्यूड लिख रहा है बस केवल टॉर्क का, इसीलिए इसमें n कैप नहीं दिखाई दे रहा। समझ आपको? ये टॉय वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर इसको खोले वेक्टर फॉर्म में, इस साइड को खोल दें, इस साइड को खोल दें, तो टॉय बराबर PE साइन थीटा n कैप, टॉय वेक्टर बराबर टॉय वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, टॉय वेक्टर इज इक्वल टू PE साइन थीटा n कैप, ऐसे। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे आप ऐसे तो इसकी वैल्यू जाएगी 1, इसको लिख पाएंगे टॉय, तो ये लिख पाएंगे हम PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। चलो थोड़ा सा आइडिया दिया। टॉय वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे भी यूज हो रहा है एंड 12th में कई जगह पर यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक बार सिखाते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ
पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। पी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी इक्वल है ना, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो पी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो हम पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाले, तो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो देखो निकालना सिखाता हूं पहले मैं आपको। देखो इसमें से पहले डायग्राम बना लो आप इसका, मान लो इस डायग्राम में हमें पी क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो मैंने ई वेक्टर बना लिया, मैंने आपका ये ई वेक्टर बना दिया, ये ई वेक्टर है और ये आपका पी वेक्टर है, पी वेक्टर, और इनके बीच में ये एंगल थीटा है, ठीक। तो ये बताओ ये पी और ई किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो पी और ई इस बोर्ड वाला जो प्लेन है, बोर्ड का जो प्लेन सरफेस है ये वाला, इस प्लेन सरफेस में लाई कर रहे हैं। पी भी इसी सरफेस में लाई कर रहा है और ई भी इसी प्लेन सरफेस में लाई कर रहा है ना। तो ये एक प्लेन सरफेस हो गया, इस प्लेन सरफेस में ये पी और ई दोनों लाई कर रहे हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया इस फॉर्मेट आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड ले लेंगे, राइट हैंड लेके फर्स्ट वेक्टर पर अपना हैंड रखना है और इस तरह से रखना है कि आपकी जो फिंगर की डायरेक्शन हो वो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। सर फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है या ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई है, तो पहला वेक्टर कौन है, पी। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको हाथ रखना है ऐसे, है? या तो आप ये चीज आएगी आपके पी के ऊपर, या फिर थंब आएगा ऐसे, देखो आप ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो, ऐसे या ऐसे, दो ही तरीके रखने के। और इसे फर्स्ट वेक्टर से अपनी फिंगर को, आपकी फिंगर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, पी वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए, पी वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे, फिंगर की डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन, दैट मींस ऐसे। ये सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, समझ में आपको। फिर आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, स्मॉल एंगल से। कौन से एंगल से, स्मॉल एंगल से कर्ल करें। जो थंब है, थंब पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये जो थंब होना चाहिए वो इस ऐसे होना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते, राइट हैंड सीधा हाथ लीजिए और थंब को इस फिंगर के कैसे साथ रखें, ऐसे कैसे रखें, 90 डिग्री बनाते हुए रखें, ठीक है। वन, एक फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ रख लें और अपनी फिंगर को छोटे एंगल से घुमाएं। तो देखो अगर आप ऐसे घुमा रहे हो पी से ई की तरफ, दैट मींस ऐसे। आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने हैंड को रोटेट कर रहे हो, दैट मींस ऐसे, ऐसे ऐसे। और एक आप ऐसे रख सकते हो हैंड ऐसे, और ऐसे रखोगे तो ऐसे घुमाओगे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ई की तरफ, पी से ई की तरफ घुमाना है आपको, तो एक आप ऐसे घुमा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आप बताओ कि कौन सा स्मॉल एंगल से घूम रहा है, ये तो कैसे एंगल से घूम रहा है, ऐसे ऐसे बड़े एंगल से घूम रहा है ऐसे, और ऐसे कैसे घूम रहा है, छोटे एंगल से। तो कौन सा करेक्ट है, स्मॉल एंगल से घुमाते हैं, तो ये रॉन्ग है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ देखो स्मॉल एंगल से घुमा रहे हैं। तो थंब कैसे आ रहा है, थंब आ रहा है इस प्लेन ऑफ, इस बोर्ड के जो प्लेन सरफेस है, इस बोर्ड के प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, और अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ आ रहा है। तो पी और ई किस प्लेन में लाई कर रहे थे, इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे थे। तो पी और ई जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा टॉर्क की डायरेक्शन ऑलवेज। आया, अब वो इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा, डाउन, समझ में आया, अंदर की तरफ आएगा प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आएगा, ये डिपेंड करेगा डायग्राम पर। जैसे इस वाले केस में कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर और इनवर्ड। क्लियर है। तो इसको हम इनवर्ड वाले को सर शो कैसे करें, सर टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो इसको शो कैसे करें, तो एक क्या बना देते हैं, क्रॉस बना देते हैं। अगर क्रॉस बनाओगे तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ ऐसे, जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ, है ना। अगर बाहर की तरफ होती, ऐसे आपकी तरफ होती, बाहर निकलती, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती, तो हम डॉट बनाते,
डॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है, क्रॉस अंदर की तरफ, छोटे एंगल से घुमाएंगे ऐसे आ रही है। तो ये किसकी डायरेक्शन है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ। दैट मींस ऐसे देखो, ऐसे है ना, अंदर की तरफ। तो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, और साथ में पी के भी कैसी है? परपेंडिकुलर है, और ई के भी कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी क्रॉस ई की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज पी के परपेंडिकुलर, एंड पी वेक्टर क्रॉस ई की जो डायरेक्शन है, इस पूरे की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, ये ऑलवेज आती है। और पी और ई जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी आती है, पी के भी परपेंडिकुलर, ई के भी परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ये पी और ई लाई कर रहे हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर। और यहाँ पर कैसी आई है? इनवर्ट आई है। समझ में डायरेक्शन निकालना सीखे? अरे आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा आपको? ये क्लियर है? ठीक है। जैसे अगर ये ऐसे बना देता मैं, ये ई वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है ऐसे, और ये थीटा एंगल है। अब डायरेक्शन निकालो किसकी? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की। तो पहला वेक्टर कौन है? पी। अब मैं हाथ यहाँ रखूंगा और फिंगर आपकी पी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ऐसे भी रख सकता था और ऐसे भी रख सकता था। अगर मैंने ऐसे रखा है, देखो 90 डिग्री बनना चाहिए ये, अगर ऐसे रखा है तो ये ऐसे घूम रहा है, दैट मींस ऐसे बड़े एंगल से। तो एक रॉन्ग है, करेक्ट है? तो रॉन्ग। छोटे एंगल से घुमाना है तो गलत हो गया। अगर हम ऐसे रख के ऐसे घुमा दें तो छोटे एंगल से पी से ई, पी से ई, फिंगर आपकी घूमनी चाहिए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ ऐसे। तो ये घूम रही है छोटे एंगल से, देखो ऐसे, और ऐसे घूम रही है तो थंब किधर आ रहा है? बाहर। और इस प्लेन ऑफ पेपर के कैसा? इस वाले बोर्ड के प्लेन के कैसा? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन दिखाएंगे डॉट, ऐसे आएगा। ऐसे बना नहीं सकते ना इस पर, ऐसे कैसे बनाए? तो ऐसे दिखा देंगे डॉट, डॉट बना देंगे इस जगह पे डॉट। ये टॉर्क की डायरेक्शन, दैट मींस पी क्रॉस ई की डायरेक्शन है ये। तो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन पी क्रॉस ई की वही डायरेक्शन टॉर्क की। तो राइट हैंड थंब रूल से, और देखो टॉर्क की डायरेक्शन जो आ रही है वो इस प्लेन की परपेंडिकुलर आ रही है, और पी के भी परपेंडिकुलर है, ई के भी परपेंडिकुलर है, ऑलवेज ऑलवेज। ध्यान दिया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? समझ में आया? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा आपका? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। क्लियर है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं टॉर्क की? ठीक है। और ये वाला पॉइंट कॉन्सेंट्रेट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलवेज होता है। बढ़ाते हैं आगे, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट, इसमें देखो वेक्टर फॉर्म मैंने बता दिया आपको, है ना। इसमें अगला पॉइंट बताता हूं मैं आपको। एक बार बताओ, टॉर्क की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है? पी की वैल्यू पर, ई की वैल्यू पर, और थीटा पर। लेकिन फॉर अ गिवन डायपोल के लिए और फॉर अ गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर अ गिवन डायपोल एंड गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पी और ई कैसे टर्म है? कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पे पी और ई की जो वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन जो थीटा है पी और ई के बीच में ओरिएंटेशन है, दैट मींस थीटा, एंगल बिटवीन पी एंड ई, ये चेंज हो सकता है कि नहीं? तो टॉय की जो वैल्यू है वो इस साइन थीटा के साथ कैसा रिलेशन रख रही है? डायरेक्ट रिलेशन, है ना। टॉय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इफ साइन थीटा अगर मैक्सिमम है ना, अगर ये थीटा चेंज होगा, दैट मींस पी और ई के बीच में जो एंगल है अगर वो चेंज हो तो टॉर्क चेंज होगा। तो किस कंडीशन में क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मैक्सिमम होता है? किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम होगा? वो कंडीशन बताओ। तो किस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा और वो कितना टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी बताओ। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा और किस कंडीशन में लगेगा वो देखते हैं। तो साइन थीटा मैक्सिमम, अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज टॉर्क भी कैसा? मैक्सिमम। देन लिख दो, देन टॉर्क भी कैसा? मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, साइन थीटा की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है? +1। साइन थीटा की टेबल में साइन 0 से लेके साइन 180 तक आप किसी भी वैल्यू चेक कर लो, सबसे बड़ी वैल्यू +1 है साइन की टेबल में, ठीक है।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितने की वैल्यू है भाई, साइन 90 डिग्री की। तो ये थीटा से थीटा कट गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच में एंगल होता है, एंगल बिटवीन पी एंड ई। दैट मीन्स इसका मतलब है पी और ई अगर परपेंडिकुलर हो, पी और ई कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा वो किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो डाइपोल मोमेंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो तो डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। डायग्राम बना सकते हो इसका। आप डायग्राम कैसे बनाओगे, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ऐसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भाई गैप का ध्यान रखना, छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ पे, पर बराबर होना चाहिए, गैप सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक डाइपोल प्लेस कर दो और इस तरह से प्लेस करो कि एंगल जो बने, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी से ई की तरफ, माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती है, और ई की डायरेक्शन ये रही, कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री। तो इस वाले केस में टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम, है ना। इसमें टॉर्क मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो देखो थीटा 90 डिग्री होने पर ही तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री रख दो, टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकल आएगी। तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू कितना, पी ई साइन 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ गया आपका, पी ई, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होने पर टॉर्क मैक्सिमम पी। आप देखो थीटा 30 डिग्री रख के देखो तो एक बटे तो पी ई आएगा, 45 डिग्री रख के देखो तो पी ई बटे √2 आएगा। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, साइन की कोई सी वैल्यू को कर लेना आप फॉर गिवन डाइपोल मोमेंट और गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये फर्स्ट केस हो गया, एक केस। सेकंड केस कहता है कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क मिनिमम होगा और कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सेकंड केस कह रहा है मिनिमम वैल्यू चाहता है वो टॉर्क की। तो फिर देखो टॉर्क का साइन थीटा के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो हम लिख सकते हैं कि देखो साइन थीटा अगर मिनिमम है, साइन थीटा अगर मिनिमम है ना, साइन थीटा अगर मिनिमम, देन टॉर्क भी कैसा, टॉर्क भी मिनिमम है ना भाई। साइन थीटा का टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर साइन थीटा मिनिमम होगा टॉर्क भी तो मिनिमम होगा, तो लिख दिया। साइन की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू, तो साइन की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो 0। साइन की टेबल में 0 से लेके 180 डिग्री तक सब वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक साइन की टेबल में जो वैल्यू है वो सब पॉजिटिव, नेगेटिव में होती नहीं। तो सबसे छोटी वैल्यू 0 ही है और सबसे छोटी वैल्यू 0 है। कितने की वैल्यू होती है, तो साइन थीटा बराबर ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है और साइन 180 डिग्री होती है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। नहीं, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साइन 180 की वैल्यू -1, कॉस 180 की वैल्यू होती है वो -1, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 2 आ गई, 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा। थीटा 0 डिग्री होगा तो थीटा 0 डिग्री का डायग्राम हम कैसे बनाएं, तो थीटा 0 डिग्री का डायग्राम बनाता हूँ। इसको डायग्राम को उठा देता हूँ। देखो अगर ये वाला है तो ये कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो आप, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना के उसमें डाइपोल कितने एंगल से रखो, थीटा एंगल से प्लेस हो। पी और ई के बीच में कितना एंगल हो, थीटा, तो इतना टॉर्क लगेगा। इस वाले केस में ये टॉर्क लगेगा, है ना। इस वाले केस को देख रहे थे, तो देखो इसमें अगर हम बनाएं तो देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अगर इसमें डाइपोल मैंने ऐसे रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस के क्यू चार्ज रखा और ये प्लस के क्यू चार्ज, ऐसे, है ना, ठीक है। तो देखो इसमें पी और ई के बीच में कितना एंगल है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, -2 से प्लस के। तो पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो थीटा कितना हो जाएगा, पी और ई डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा घट के 0। तो इस वाले केस में थीटा 0 है और यहाँ पी और ई की डायरेक्शन कैसी है, सेम, है ना। पी और ई आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है।
थीटा 0 डिग्री, और थीटा जब 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो टॉर्क कैसा होगा? मिनिमम। तो इस वाले केस में टॉर्क कैसा होगा? मिनिमम। कितना होगा? तो देखो थीटा अगर 0 डिग्री होने पर टॉर्क मिनिमम होता है। अगर इस वाले फॉर्मूले में थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टॉर्क कितना आने वाला है? 0। तो मिनिमम टॉर्क कितना? 0। दैट मींस इसमें टॉर्क ही नहीं है। ठीक है, ये एक मिनिमम टॉर्क के लिए। एक मिनिमम टॉर्क के लिए हम थीटा 180 डिग्री हो तब भी टॉर्क मिनिमम होता है। दैट मींस पी और ई अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पी और ई कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क 0 है। और सेकंड केस इसका बना सकते हैं ए और ये बी इसी का। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो ऐसे, चलो ऐसे बना देता हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक यहाँ पे डायपोल प्लेस करें तो एक प्लस के क्यू और यहाँ पे एक माइनस के। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। दैट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी पी। तो पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो इस वाले केस में थीटा कितना है? 180 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो टॉर्क कैसा होता है? मिनिमम। तो थीटा 180 डिग्री रखेंगे इस जगह पर, साइन 180 डिग्री वाली कितनी होती है? 0। तो टॉर्क कितना आने वाला है? 0। इसमें भी टॉर्क कैसा हुआ? मिनिमम। और कितना? 0। आ रहा है आपको? तो देखो इस वाले केस में टॉर्क कैसा है? मैक्सिमम। इस वाले केस में टॉर्क कितना है? 0। इसमें भी 0 है। और इसमें कितना है? पी साइन थीटा। अगर पी और ई के बीच में थीटा एंगल है तो टॉर्क इसी से निकालते हैं बेटा, इस जगह से टॉर्क निकालते। इस वाले केस में पी और ई की डायरेक्शन सेम होने पर थीटा 0 डिग्री हो गया। तो फिर थीटा किसके बीच में एंगल है? पी और ई के बीच में, है ना। तो 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू भी 0। तो टॉर्क 0 होगा इन दोनों केस में। तो मिनिमम होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क किस कंडीशन में मिनिमम होता है? तो हम कहेंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस तरह से रखें कि पी और ई सेम डायरेक्शन में हो, पी और ई की डायरेक्शन सेम हो, या फिर पी और ई की डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट हो। तो उस वाले केस में टॉर्क, उस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क मिनिमम होगा। और कितना होगा? 0। और किस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा? तो पी और ई परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन पी एंड ई 90 डिग्री हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? पी ई मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात समझो, है ना, कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी एंगल पर रिलीज करते हैं, जैसे इस जगह पर इस डाइपोल को मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो जानते हो इसमें टॉर्क है क्या? नहीं। तो टॉर्क है, क्योंकि कितना एंगल से? थीटा से। तो कितना टॉर्क होगा? पी साइन थीटा। तो ये टॉर्क करेगा क्या? टॉर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देगा। टॉर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा। ये टॉर्क का काम है। ठीक है ना। टॉर्क क्या करने वाला समझ में आएगा आपको? देखो जैसे ये एक आपकी क्या है? डाइपोल है और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा था F, और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, है ना। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये डाइपोल को ऐसे तो घुमाएगा। मान लो कि अगर ये एक रॉड होती और इस रॉड पर इस साइड, इस जगह पर एक स्ट्रिंग बांधकर इधर की तरफ खींच रहा होता और एक स्ट्रिंग ऐसे बांध के खींच रहा होता, इन रॉड के दोनों एंडों पर स्ट्रिंग बांधकर ऐसे खींचो, तो ये रॉड ऐसे तो घूमती, और जैसे ही ऐसे घूमती तो ये रोटेट कर रहा है इस डाइपोल को, ये टॉर्क घूम रहा है ऐसे, और घूम के ऐसे हो जाएगा। पी और ई की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? सेम। और जैसे डायरेक्शन सेम होगी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो किसी डाइपोल को घुमा कौन रहा था? टॉर्क। और जैसे टॉर्क 0 हुआ यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे भी इस पर फोर्स ऐसे लगेगा और इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसमें भी टॉर्क है, तो ये भी ऐसे घूमेगा। इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा और ऐसे घूम के पी और ई की डायरेक्शन में जैसे आएगा टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया आपको? तो क्या होता है कि टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिलीज करने पर, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो टॉर्क उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देगा? अलाइनमेंट कर देगा। ठीक है, बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है जो मैंने बोला? ठीक है। अच्छा, आगे पॉइंट देखते हैं।
देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, कह रहा हूं क्वेश्चन क्या लग रहा है, पढ़ो। हाउ डज द टॉर्क इफेक्ट इन द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड? हाउ डज टॉर्क अफेक्ट द डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, ये माइनस के क्यू चार्ज है, ये प्लस के क्यू चार्ज है, ये ई की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी और ई एक ही डायरेक्शन में है? नहीं है। तो इस पर टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा। तो इस पर इतना टॉर्क लग रहा है, दोनों फोर्सों की देखो टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी है? डिफरेंट है। और दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो टॉर्क लगे। और कितना लग रहा है? पी साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट टॉर्क तो लग रहा है, बट नेट फोर्स कितना है इस पर? नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन, किसकी बात कर रहे हैं? सब हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। कितना? 0। नेट फोर्स 0। तो केवल ये रोटेट करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, केवल घूम सकता है इस समय। तो ये टॉर्क नहीं तो इसे घुमाया, और ये कब तक घुमाएगा टॉर्क इसको? तब तक P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री नहीं हो जाए। दैट मींस ये घूम के ऐसे नहीं हो जाए। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने, और ये डायपोल ने टॉर्क में इस डायपोल को घुमाया, और कब तक टॉर्क डायपोल को घुमाएगा? जब तक P और E की डायरेक्शन सेम नहीं हो जाए। देखो P और E की डायरेक्शन सेम हो जाएगी ऐसे, ये माइनस के क्यू, ये प्लस के क्यू, तो डायपोल मूवमेंट ये हो गया और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो गया। किसने किया? टॉर्क ने। और थीटा कितना हो गया? P और E के बीच में एंगल कितना था? थीटा। थीटा कितने से कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा ही है, और यहाँ थीटा कितना हो गया? 0। तो ये लिख रहा है आपका, when the dipole is released, the torque tends to align the dipole with the electric field. टॉर्क डायपोल को तब तक घुमाएगा जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं हो जाए। दैट इज टेंड्स टू रिड्यूस एंगल थीटा टू 0 डिग्री व्हेन द डायपोल गेट अलाइंड विद E। जैसे ही डायपोल P और E अलाइंड हो गए, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो इस वाले केस में अब टॉर्क कितना हो गया? इस वाले केस में टॉर्क देखें तो टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि जैसे थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू 0 आया। और इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखोगे ना, सेम आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स कैसा लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट मींस ऐसे। नेगेटिव चार्ज का फोर्स कैसा लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस ऐसे। और दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन चेक करो, एक ही लाइन है, और दोनों फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस 0 हो गया, तो टॉर्क भी 0 हो गया। तो इस वाले केस में टॉर्क 0 हो गया। तो ये लिख रहा है, व्हेन द डायपोल गेट अलाइंड विद E, द टॉर्क बिकम्स 0। तो इस वाले केस में टॉर्क 0 हो गया। तो डायपोल का काम क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आना, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट आता है तो उस पर टॉर्क कितना आ जाता है? 0, और नेट फोर्स 0 है। ये समझ में आपको? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। देखो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा? An electric dipole is placed at rest in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड रिलीज कर दिया। हाउ विल इट मूव? तो हम आंसर दे रहे हैं, आ टॉर्क विल डेवलप एंड अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क डेवलप हुआ और टॉर्क ने क्या किया? इलेक्ट्रिक डायपोल इन अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल, अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क विल
develop and align the electric dipole in the direction of electric field. लेकिन कब? if the dipole is not all aligned already, पहले से ही अगर डाइपोल अलाइंड होगा पी और ई की डायरेक्शन में तो टॉर्क जीरो ही होगा, तो कुछ नहीं होगा, अलाइंड ही है पहले से। लेकिन ऑलरेडी पहले से अगर डाइपोल अलाइंड नहीं है, दैट मींस ये केस है पी और ई के बीच में कुछ एंगल है जैसे थीटा, तो पी और ई एक ही डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है पहले से, तो ये टॉर्क डेवलप होगा और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा घुमा के। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में इस डाइपोल पर जो फोर्स लगते हैं इक्वल लगते हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट लगते हैं, बट नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। और नेट फोर्स जीरो है तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकता, केवल ऐसे एक ही जगह पर रोटेट कर सकता है। रोटेट करके पी और ई की डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगा और जैसे अलाइनमेंट हुआ नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और नेट फोर्स जीरो है ये, तो रेस्ट में रहेगा। तो लिख रहा है दैट डाइपोल शैल नॉट मूव एज नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है साफ साफ। समझ में आएगा आपको? तो टॉर्क का क्या यूज है, क्लियर हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। चलो ठीक है, आगे एक पॉइंट और पूछता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन ये आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। अगर कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, अगर कभी भी कहता है कि कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है उस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है? जीरो है, एंड नेट टॉर्क जीरो है। नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है, तो वो डाइपोल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर किसी डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, तब उस सिचुएशन में उस डाइपोल को हम कहेंगे कि वो डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। तो ये लाइन लिख देते हैं पहले। किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लिखेंगे इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल जीरो, डाइपोल जीरो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, एंड नेट टॉर्क जीरो एट थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। और यहाँ थीटा का नेम क्या है? थीटा का नेम है एंगल बिटवीन P एंड E, है ना, 0 डिग्री, तो टॉर्क जीरो होता है। हेंस थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, आर द इक्विलिब्रियम, आर द इक्विलिब्रियम, आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द डाइपोल, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो क्वेश्चन था हमारा। मैंने कहा इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल का मतलब है उस पर नेट फोर्स जीरो हो और टॉर्क भी जीरो हो। तो देखो नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को हम कैसे भी रख दें, किसी भी एंगल पर रख दें, पी और ई के बीच में कितना भी एंगल हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर नेट फोर्स तो ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता ऑलवेज। टॉर्क जीरो होता है केवल किस कंडीशन में? जब पी और ई के बीच में 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, तो टॉर्क जीरो होता है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया। तो नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, किस कंडीशन में है? थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री को।
आर इक्विलिब्रियम, इसीलिए इसको आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब हमसे पूछा गया, चलो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल तो इन दो सिचुएशन में होता है, लेकिन हमसे पूछा गया कि किस ओरिएंटेशन पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस ओरिएंटेशन पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखो पहले हम इन दोनों को बनाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। पहले इक्विलिब्रियम में तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखो मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया ऐसे, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैंने डाइपोल को रखा है 0 डिग्री पर। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये माइनस के क्यू है और ये प्लस के क्यू है और ये आपका डाइपोल। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट इसे मैच ना करे, दिखाई दे डाइपोल आपको, ये डाइपोल। पी की दर्शन कैसे होती है, -2 से प्लस के क्यू, तो ये पी की दर्शन। तो पी और ई सेम दर्शन में है, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि इस पर पहले मैं समझा दूं थोड़ा सा, नेट फोर्स 0। तो प्लस क्यू चार्ज पर पार्टिकुलर फोर्स ऐसा लगता है, कितना लगेगा, क्यू। प्लस क्यू चार्ज पार्टिकुलर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकुलर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इस सिचुएशन में, तो वो कितना आएगा, QE माइनस के QE 0। और नेट टॉर्क निकाले तो देखो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, सेम, और लाइन ऑफ एक्शन सेम आए तो नेट टॉर्क में कितना आता है, 0। ऐसे सोच लो, या फिर फॉर्मूला लगा लो, टॉय बराबर कितना, PE साइन 0 डिग्री। पी और ई के बीच में तो एंगल होता है थीटा, 0 डिग्री, और टॉर्क कितना हो गया, 0। तो ये टॉर्क रेस्ट में है, दैट मीन्स ये टॉर्क इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल है। डाइपोल इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो डाइपोल इक्विलिब्रियम में तो है ना। अब ये पहचानना है हमें, तो इस वाले केस में इक्विलिब्रियम में और थीटा 180 डिग्री होगा, तब भी उसमें नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क 0 होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री, इन दोनों सिचुएशन में आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है। अब कौन से ओरिएंटेशन में स्टेबल है और कौन से ओरिएंटेशन में अनस्टेबल है, ये पता करना है। ठीक है, देखो मैंने एक द्वारा से बना देता हूँ, ये फिर समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की डायरेक्शन, ये माइनस के क्यू चार्ज और ये प्लस के क्यू चार्ज। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा दी ई। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। ये किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन पी एंड ई। और इस ओरिएंटेशन में ये कौन सा इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा जब 0 डिग्री हो पी और ई के बीच में, तो वो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में तो है, पहले इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, फिर चेक करेंगे कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कैसे होगा अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। और जब थीटा 180 डिग्री होगा पी और ई के बीच में, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा पी और ई के बीच में, दैट मींस ऐसे। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, देखो इसमें डिफरेंस क्या आया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डजन किधर से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट की डजन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो पी और ई की डजन सेम हो गई। इसमें उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ प्लस के क्यू है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस के क्यू कर दिया। ये माइनस के क्यू है, ये प्लस के क्यू कर दिया। डाइपोल मोमेंट की डजन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो पी और ई की डजन अपोजिट, थीटा 180 डिग्री। इस वाले केस में नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, डाइपोल पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि इस ओरिएंटेशन में, दैट मींस थीटा 0 डिग्री वाले केस में स्टेबल है और किस केस में, उस वाले केस में अनस्टेबल है।
ये सर हमने कैसे पता लगाया? तो इसके लिए आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? ठीक है, देखो मैंने कूलॉम्स लॉ में पढ़ाई थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अगर किसी चार्ज को, अगर जैसे कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो किसी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से? इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें एंड रिलीज कर दें। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर जाए, वापस आ जाए, तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे रहा हूं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डायपोल को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें एंड रिलीज कर दें, और वो डायपोल अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर जाए, वापस आ जाए अपने आप। तो डायपोल की उस पोजीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को उसकी इनिशियल पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करें और वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न ना करे, वापस ना आए, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में और चला जाए, रिटर्न नहीं करे, तो डायपोल की उस पोजीशन का नाम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसी से हम पहचान सकते हैं, इस डेफिनेशन को फॉलो करके हम पहचान सकते हैं कि ये डायपोल थीटा 0 डिग्री होने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये हम पहचान सकते हैं। लेकिन पहले इसके लिए डायपोल का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। तो ये तो इस समय ये डायपोल थीटा 0 डिग्री है, इक्विलिब्रियम में है या नहीं? तो है। सर कैसे पता लगाया इक्विलिब्रियम में? नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 हो तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस समय थीटा 0 डिग्री है और इस बार डायपोल पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स 0 है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में है। अभी कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है इसे पहचानना है, तो इसकी डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे डेफिनेशन को फॉलो करें वो देखते हैं। देखो मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल की डेफिनेशन लिख दी। अ डायपोल इन इक्विलिब्रियम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन and if return to its initial position, it is said to be in stable equilibrium of dipole। तो अगर हमें पता करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, थीटा 0 डिग्री होने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पता करा? तो इस डेफिनेशन को फॉलो कर लो। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे डेफिनेशन कह रहा है हम वो करने वाले हैं। मैं पहले थोड़ा सा फिगर बना लूँ। ये देखो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अ डायपोल इन इक्विलिब्रियम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो ये डायपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो है क्योंकि इस डायपोल पर नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है। अगर पी और ई के बीच में 0 डिग्री हो तो ये डायपोल इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का ये पहचानना है ना? तो ये डायपोल इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्प्लेस करना है इसको। कहां से डिस्प्लेस करना है? इस डायपोल को इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, तो ये डायपोल की इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें। कहां से? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से। तो कर दें, तो इस डायपोल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, ऐसे। ये माइनस के क्यू और ये प्लस, ये पी की वर्शन ऐसे। तो देखो मैंने इसको कैसे घुमाया, समझ में आया आपको? इसको ये डायपोल ऐसे रखा था पहले, ये पहले ऐसे था, ये माइनस के क्यू, ये प्लस के क्यू। देखो ये था, पी और ई की डायरेक्शन कैसी थी? सेम। तो मैंने इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। जब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दूंगा तो डिस्प्लेस करने के बाद अब बताओ नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स तो एनी पोजीशन पर 0 रहता है। नेट फोर्स ऑन डायपोल 0 एट एनी पोजीशन, क्योंकि इस पर भी समझ में आपको, ठीक है। बट टॉर्क 0 कब रहता है? जब थीटा 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो इसमें टॉर्क 0 नहीं है। नेट फोर्स तो अभी भी 0 है इस पे, बट अब टॉर्क 0 नहीं।
क्योंकि अब थीटा आ गया पी और ई के बीच में, टॉर्क कितना है इस समय, पी साइन थीटा। ऐसे तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, तो हमें क्या करना था, डायपोल को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से ही डिस्प्लेस करना था। तो मैंने इस डायपोल को, ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। अब इसे छोड़ दें, हम रिलीज कर दें। तो इसे रिलीज करेंगे तो ये डायपोल हमने डिस्प्लेस कैसे किया, ऐसे तो किया डिस्प्लेस, डेफिनेशन को फॉलो करना है भाई, तो ऐसे डिस्प्लेस किया। छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा कि नहीं, इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न करेगा कि नहीं, इफ इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, इस वाले चार्ज पार्टिकल पर, ऐसे, और इस पर फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे। तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो ये अगर एक रॉड होती है ऐसे, डायपोल एक रॉड है, और इस पे एक स्ट्रिंग बांधकर इस एंड पर इधर की तरफ खींचता, और इस पे इधर की तरफ खींचता, तो ये डायपोल को, जब डायपोल को ऐसे खींचता, ऐसे इस रॉड को ऐसे खींचता स्ट्रिंग बांध के, तो डायपोल ऐसे तो घूमता, तो ये डायपोल ऐसे घूम जाएगा ऐसे। तो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनिशियल पोजीशन में रिटर्न करेगा कि नहीं। मान लो भाई ये जो डायपोल है वो एक रॉड है, और इस रॉड के दोनों एंड पर एक स्ट्रिंग ऐसे बांध ली और इधर की तरफ खींचा, और इस एंड पर एक स्ट्रिंग बांध ली और ऐसे खींचा, तो ऐसे खींचोगे ऐसे, तो ये रॉड ऐसे तो घूमेगी ऐसे। तो डिस्प्लेस हमने ऐसे किया था और छोड़ दिया, वापस आ रहा है कि नहीं, तो वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है इसीलिए जब थीटा 0 डिग्री हो रिटर्न कर रहा है कि नहीं, इस वाले केस में रिटर्न करेगा कि नहीं। तो देखो डिस्प्लेस ऐसे करेंगे तो वापस आ जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, करेगा कि नहीं रिटर्न, और रिटर्न करे तो इट विल रिटर्न टू इट्स पोजीशन। इस वाले केस में इट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना। तो इसीलिए ये वाला केस कैसा पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो इसे बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ समझ में आया कि हम कैसे पहचानेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। चलो सेकंड केस देखते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो कैसे पहचानते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस देखते हैं। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, तो मैंने बताया अ डायपोल इन इक्विलिब्रियम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न। इसमें क्या हो गया, डज नॉट रिटर्न, उसमें रिटर्न था, इसमें रिटर्न नहीं करा, डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इट्स सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। तो लेकिन ये टाइप्स ऑफ डायपोल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का, एक अनस्टेबल और एक स्टेबल। तो पहले डायपोल को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो ये डायपोल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं चेक करो। यहाँ पर P और E की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, दैट मींस थीटा कितना एंगल बिटवीन P एंड E कितना है 180 डिग्री। और यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स एक जगह पर नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। और जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होते हैं तो उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं डायपोल की। तो इक्विलिब्रियम में तो है। अब ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पहचाने, तो इस डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इस डायपोल को इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज करें और ये वापस रिटर्न कर गया तो कैसा, स्टेबल, और रिटर्न ना करे अपनी इनिशियल पोजीशन पर तो अनस्टेबल। तो चेक करते हैं, इसे डिस्प्लेस करके देखते हैं। इस डायपोल को डिस्प्लेस करके चेक करते हैं इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से। अगर इस डायपोल को इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो कर देते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस। इसकी डायपोल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, देखो ऐसे, ये प्लस के क्यू और ये माइनस के। पहले डायपोल कैसे था, पहले ऐसे था, ये यहाँ पे प्लस के क्यू था और यहाँ पे माइनस के क्यू। रूट डिस्प्लेस करने से पहले ये था, अब इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ये डायपोल डिस्प्लेस किया ऐसे, है ना, डिस्प्लेस्ड। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरह से किधर है, -q से प्लस के क्यू। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये -q से प्लस के क्यू। अच्छा एक बात बताओ, इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की
अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे। फिर इसको आप एक काम करिए, अब इस डायपोल को एक रॉड कंसीडर कर लीजिए, रॉड कंसीडर कर लीजिए। इस रॉड के इस वाले एंड से एक स्ट्रिंग बांध के, इस वाले एंड से स्ट्रिंग बांधी और इधर की तरफ खींचनी है, और इस वाले एंड पर स्ट्रिंग बांधी इधर की तरफ खींचनी है। तो जब इस रॉड को आप ऐसे रॉड मान ली और इस स्ट्रिंग और ऐसे खींचोगे, तो ऐसे खींचोगे तो ये डायपोल किधर चलेगा, वापस आएगा या इधर की तरफ बहुत चलेगा, इधर की तरफ घूम जाएगा ना, रिटर्न तो नहीं करेगा ना भाई। इस डायपोल पर के दोनों एंडों पर इस रॉड मान ली, इस रॉड के इस वाले एंड पर एक फोर्स लगाया, इस वाले एंड पर एक फोर्स लगाया, तो डायपोल ऐसे तो घूमेगा, दैट मींस डायपोल ऐसे तो घूमेगा, तो रिटर्न तो नहीं कर रहा, डिस्प्लेस ऐसे किया था तो वापस तो नहीं आ रहा ना, ऐसे तो नहीं आ रहा ना, तो रिटर्न नहीं कर रहा, और रिटर्न ना करे तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। दैट मींस इस वाले केस में डायपोल क्या नहीं कर रहा, इस वाले केस में इट विल नॉट रिटर्न, it will not returns to its initial position, to its initial position, है ना। अब इस वाली पोजीशन से डायपोल को इस वाली पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन ये थी रोटेट करने से पहले, जैसे इसको ऐसे रोटेट करा और छोड़ दिया तो ये और उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा, वापस नहीं आ रहा, और वापस नहीं आ रहा तो ये थीटा 180 डिग्री, इसी केस में तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन थी, इसे तो स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये वाली पोजीशन कौन सा इक्विलिब्रियम है, इस वाले केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इन विच ओरिएंटेशन डायपोल प्लेस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेबल और अनस्टेबल। अगर थीटा 0 डिग्री हो, दैट मींस पी और ई के बीच में जो एंगल है 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और पी और ई के बीच में 180 डिग्री हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कुछ समझ में आया आपको बेटा, क्लियर है ये। चलो आगे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, कल देखेंगे फिर उसके बाद, जो कल इसे आगे कल कंप्लीट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, नेट फोर्स होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कल देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कल टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है।